नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज के हम करंट अफेयर के साथ आज के कुछ जो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। प्रश्न एग्जाम में ट्रेंड के रूप में बनता है, और जो पीएससी से संबंधित एग्जाम होते हैं वहां पे प्रश्न टू द पॉइंट बनता है, फैक्ट के रूप में बनता है। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उसे संबंधित हम बात करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में इकोनॉमी सर्वे से कोई प्रश्न आता है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। इकोनॉमिक सर्वे नेशनल इकोनॉमी के बारे में डिटेल रिपोर्ट रहती है, और नेशनल इकोनॉमी के बारे में उसमें फोरकास्ट किया जाता है, प्रीवियस क्या किया गया और आगे हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात की जाती है इकोनॉमी सर्वे में। और इसको यूनियन बजट के एक दिन पहले सरकार के द्वारा लाया जाता है। फर्स्ट इसको 1950 और 51 में इनिशियल रूप से बजट डॉक्यूमेंट के साथ पेश किया गया। पहले इसको 1950-51 में बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन 1964 और 65 में इसको बजट से क्या किया गया, सेपरेट किया गया। इसको इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और गाइडेंस चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर रहते हैं उनकी गाइडेंस में ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये तो हमने बेसिक बातें पढ़ी इकोनॉमिक सर्वे में। अब हम जानते हैं कि की पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विसेज के बारे में, जो ग्रोथ रेट क्या हुई है सर्विस में। तो 2019-20 में जो ग्रोथ रेट रही 6.3 के आसपास रही। 20-21 में कोविड के कारण -7.8, और 21-22 में 8.4, और 9.1 22-23 में रहने की संभावना है। एक स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि क्या है, प्रोविजनल एस्टिमेट है। और जो 2 स्टार आपको जहां भी शो करें वो आप उसको बताएंगे कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है। और जहां पे हैज लगा हुआ है इसका मतलब है इतना हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 22-23 में जो सर्विस की जो ग्रोथ रेट रहेगी 9.1 के आसपास रहेगी। इन्फ्लेशन की बात करें सीपीआई में 19-20 में 4.8, 20-21 में 6.2, और 21-22 में 5.5, और 22-23 में 6.8 रहने की संभावना है। उसके बाद WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वहां पे उसकी जो इन्फ्लेशन है 19-20 में 1.7, 20-21 में 1.3, और 21-22 में 13.0, और इधर आप आएंगे तो 11.5 रहने की संभावना है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर एक्टिविटी की बात करें तो 19-20 में जो ग्रोथ रेट रही 5.1 और 3.3, फिर 3 फिर आपको 3.5 रहने की संभावना है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि इसमें हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 21-22 में, और 22-23 से अगर हम इसको अचीव कर लेंगे तो इसको अपर स्टेज में जाएगा। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 19-20 में $478 बिलियन, 577 20-21 में, और 21-22 में 607, और 22-23 में आपको 563 के आसपास मिलने की संभावना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें क्या करना होता है, ट्रेंड को एनालिसिस करना होता है कि लगातार ये इंक्रीज की तरफ जा रहा है या फिर डिक्रीज की तरफ जा रहा है। बस इतना ही आपको याद रखना है। जो यूपीएससी के स्टूडेंट है कि उनको डेटा याद नहीं रखना है, थोड़ा सा देखना है, लेकिन जो पीएससी के स्टूडेंट है उनको डेटा याद रखना है। फिजिकल डिफिसिट की बात करें, राजकोषीय घाटे की बात करें तो 2019-20 में 4.7, 20-21 में 9.2, 21-22 में 6.7, और 22-23 में 6 पॉइंट रहने की संभावना, मान कि पहले बढ़ा फिर घटा। ये इस प्रकार का ट्रेंड हमारे पास। ये जो बढ़ा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ कोविड आया, हमारे यहाँ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कोविड आया। कोविड के कारण जितनी भी सर्विस थी, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सारे ठप हो गए, और सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी कार वेलफेयर जो प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लेके आई, उनको खाना दिया गया, उनको ग्रेन दिए गए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसी के कारण क्या हुआ है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो बड़ा है, और हम उसको कम करने के और लगातार अग्रसर हैं।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो वो -1.4, -3.3, फिर 10.3, 4.1 रहने की संभावना है, फोरकास्ट किया है। जीडीपी ग्रोथ पहले 3.6 थी, फिर कोविड में -6.6, 8.7, 7.0, 6 to 6.8 रहने की संभावना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, इसमें आपको डेटा को एनालाइज करना होता है ताकि आप इसमें ट्रेंड जान सकें कि या क्या इसका ट्रेंड इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या इसका ट्रेंड लगातार डिक्रीजिंग हो रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। करंट अकाउंट बैलेंस की बात करें तो वर्तमान में 17-18 में -1.8, -2.1 और -0.1 और फिर उसके बाद 3.1 के आसपास पहुंच गया। बाकी डेटा को हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ जो जीडीपी की फोरकास्ट के बारे में बात की, इसके हमने पहले ही बता दिया कि नेक्स्ट जो फाइनेंस ईयर में बात की गई है कि भारत की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी, 6 to 6.8% के आसपास रहेगी। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसको 35.4% के आसपास इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत सारी ग्लोबल जो आउटपुट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। रशियन यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत सारी चीजों में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और रिसेशन की समस्या भी हमको देखने को मिल रही है। तो इस कारण से जो ग्लोबली जो इकोनॉमी है उसमें हमको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला है। एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो शेड्यूल कॉमर्शियल जो एनपीए है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में जो 5% के आसपास 5% लेवल पे देखने को मिला 2022 में, काफी अच्छी बात है। और 10 ईयर में जो ड्रॉप्ड हमको 10 ईयर लो में जो ड्रॉप्ड देखने को मिला 1.3% के 3% हमको एनपीए में ड्रॉप्ड देखने को मिला। इसके अलावा सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में सरकार ने कहा है कि इसको 21.3 लाख फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंक्रीज करेंगे, बजट एस्टिमेट में कहा है। और इसके कारण जो भारत की लोगों का पैसा हेल्थ सेक्टर में जाता था, पॉकेट की उनकी से जाता था, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। आयुष्मान भारत योजना उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके कारण जो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें कमी देखने को मिली है। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है 9.3% के आसपास, इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को जो क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशन जो क्रेडिट है 18.6%, 6 लाख करोड़ 21-22 में क्रेडिट मतलब कि वित्त बैंकों के द्वारा उनको दिया गया है। इंडस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री में फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.7% उसमें राइज हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हमारे यहां 3 गुना बढ़ा है और हम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन वाली कंट्री बन गए हैं। हमारे यहाँ सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन वाला डेटा या फिर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल हमारे यहाँ होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। इकोनॉमिक सर्वे में एक शब्द की चर्चा की गई है, रिवर्स फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब होता है कुछ फ्लिप हो जाना, इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है और इधर आपको अमेजन है। तो अमेजन ने क्या किया, फ्लिपकार्ट क्या था, एक स्टार्टअप था। अमेजन ने क्या किया, भाई साहब फ्लिपकार्ट आप हमको सारी अपनी हिस्सेदारी जितना भी शेयर है हमको दे दो, हमको ट्रांसफर कर दो। ये मान लो इंडियन कंपनी है और ये अमेरिकन कंपनी है। तो अमेजन ने फ्लिपकार्ट से सारी हिस्सेदारी, सारा डेटा, जितनी भी ऑनरशिप थी वो इसको अमेजन की सब्सिडी के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। अब ये कंपनी जो भारत की थी वो भारत की नहीं रही, वो फ्लिप हो गई कहां, अमेरिका में। इतनी बात समझ में आई? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लिपिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग। इतना बात ध्यान रखेंगे। ये शब्द को इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, फ्लिपिंग। अब मान लो इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, मान लो फ्लिपकार्ट था वो वापस अपना इंडिया में आ जाए, पहले अमेरिका चला गया था
इसने कहा हमें अमेरिका में अच्छा नहीं लग रहा, हम अपने देश भारत चलते हैं और वहीं पे हम अपना काम करेंगे, वहां पे अपने जो लोकल लोग हैं वहां पे अपना एम्प्लॉयमेंट देंगे, वहीं पे अपना काम करेंगे। तो इसकी ऑनरशिप अब फ्लिपकार्ट के पास नहीं रही, मतलब इसने क्या कर दिया, रिवर्स गियर डाल दिया। तो इसको बोल देंगे हम रिवर्स फ्लिपिंग। इतनी बात क्लियर? बोलो हाँ या ना। तो यही है रिवर्स फ्लिपिंग, यही इसी की उन्होंने बात की है कि जो हमारे यहाँ स्टार्टअप है वो रिवर्स फ्लिपिंग की प्रक्रिया के द्वारा वापस अपने देश आ रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। दूसरी बात, अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने क्या किया है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर चैतन्य भराठी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च हैदराबाद में इसका इनॉग्रेशन किया है। और इसमें इनोवेशन से संबंधित बात की जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको एक्सपर्टीज दी जाएगी, फाइनेंस के बारे में बात की जाएगी। कुल मिला के कहा जाए जितने भी स्टार्टअप हैं अगर वो सपोर्ट लेने आएंगे तो हैदराबाद में इस संस्थान में जाकर सपोर्ट ले सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन सरकार ने 2016 में फ्लैगशिप मिशन इनिशिएटिव के रूप में एस्टेब्लिश किया गया ताकि हमारे देश में जो कल्चर है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का उसको प्रमोट किया जा सके और हमारे देश में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडेड को जनरेट किया जा सके ताकि हमारे अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से इस मिशन को और बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अमृता शेरगिल चर्चा में है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। इनको मॉडल आर्ट सेलिब्रेट के रूप में मनाया जाता है। मॉडर्न मूवमेंट इन इंडियन आर्ट के बारे में काफी पायनियर है और इन्होंने अजंता के यूरोपियन ऑयल पेंटिंग टेक्निक को काफी रूप से यूज किया। साउथ इंडियन ट्रायोलॉजी के बारे में बात की जिसमें बहुत सारी चीजें थी, 3 चीजें थी, ब्रह्मचर्य, साउथ इंडियन ब्लेजर गोइंग टू मार्केट, ब्राइट टॉयलेट, मदर इंडिया, मतलब कि 3 चीजें किसमें थी, साउथ इंडियन ट्रायोलॉजी। तो इसको, इस शब्द को आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मदर इंडिया ओपन एयर पेंटर, इन्होंने वर्क किया इन पे, तो इतना याद रखेंगे कि अमृता शेरगिल किससे संबंधित थी, तो आप बताएंगे आर्ट से संबंधित आपको देखने को मिलती है। पालास कैट चर्चा में है, फर्स्ट टाइम ये माउंटेन एवरेस्ट में, इसको जो नेपाल का एक नेशनल पार्क है सागरमाथा नेशनल पार्क, वहां पे देखने को मिला है। इसको मैनुल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको काराकस, आयरेनियन प्लेटू, हिंदुकस, पार्ट ऑफ हिमालय, तिब्बतन प्लेटू, अल्टाई सनाई रीजन और साउथ साइबेरियन माउंटेन में आपको देखने को मिलेगा, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है IUCN का लीस्ट कंसर्न है और साइट का अपेंडिक्स इस वन में है। और सागरमाथा आपको नेशनल पार्क पूछा जाए तो आप बता दो कि नेपाल में देखने को मिलेगा, जो कि जिसमें हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट के आसपास आप देखने को मिलेगा, जिसकी जो वर्ल्ड की हाईएस्ट जो पीक है 8848 मीटर के आसपास इसकी आपको हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो तलाथू सोचियन चर्चा में है, तो ये शब्द आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे ये क्या है, जो वर्तमान में आप क्रोकोडाइल देखते हैं उनके कजिन्स हैं। क्या है, उनके कजिन्स हैं। जुरासिक कोस्ट, ये आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिले हैं। इनकी जो फॉसिल फ्यूजल है वो कहां मिले हैं, यूनाइटेड किंगडम में जुरासिक कोस्ट पे। ये रिलेटिवली लॉन्ग होते हैं, इनका जो स्नोट होता है सिलेंड्रिकल होता है और घड़ियाल क्रोकोडाइल के रूप में करेंटली लिविंग रहते हैं, उसके समान हमको देखने को मिलते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। दूसरा सोलिंगा इक्रेनेटा चर्चा में है, ये वास्प है। ये हमको मिला है माले महादेशुरा हिल्स में देखने को मिला है। बस इतना ध्यान रखेंगे, सोलंगा ये इरिनाटा क्या है, तो आप बता देंगे वास्प। ठीक है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा उसमें बजट के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।